चलो लिखो, उसके आगे से लिखो। जीवों में पदार्थों के परिवहन, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। आंसर लिखो। समस्त उपयोगी पदार्थों को, समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना, शरीर की कोशिकाओं तक लाना और अनुपयोगी और अनुपयोगी तथा हानिकारक को कोशिकाओं से बाहर निकालकर, कोशिकाओं से बाहर निकालकर शरीर के बाहर निष्कासन करना, शरीर के बाहर निष्कासन करना पदार्थों का परिवहन कहलाता है। पदार्थों का परिवहन कहलाता है। जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए, जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक विकसित तंत्र होता है, एक विकसित तंत्र होता है जिसे परिवहन तंत्र कहा जाता है, जिसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था, पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है, सभी जीवों में रहती है। पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है। अगला प्रश्न लिखो। पौधों में जाइलम वाहिनियों, पौधों में जाइलम वाहिनियों, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आंसर लिखिए। जाइलम वाहिनियां लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। जाइलम वाहिनियां लंबी नलिका की तरह
बेलनाकार होती है, जिनकी कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति होती है, अनुप्रस्थ भित्ति होती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। जल का अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। और जल का स्थानांतरण जड़ से पत्तियों तक हो पाता है। जड़ से पत्तियों तक हो पाता है। लिख लिया। अगला प्रश्न लिखिए। मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? आंसर लिखो। जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा करते हैं। जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा करते हैं। जब मूल रोम की कोशिका में परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक हो जाता है तो जल विसरण क्रिया के द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। लिख लिया। अगला प्रश्न लिखिए। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? आंसर लिखो। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए
निम्नलिखित महत्व है। पहला लिखो, बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही पौधे के जड़ से पत्तियों तक जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। दूसरा लिखो, बाष्पोत्सर्जन क्रिया खनिजों के अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। खनिजों के अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। तीसरा लिखो, बाष्पोत्सर्जन तापक्रम संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न लिखो, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? आंसर लिखो, पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक एक ही दिशा में ऊपर की ओर होता है। एक ही दिशा में ऊपर की ओर होता है। एक ही दिशा में ऊपर की ओर होता है, जिसे एक दिशीय स्थानांतरण कहा जाता है। किंतु खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी
तथा ऊपर की ओर ऊपरी मुखी तथा ऊपर की ओर ऊपरी मुखी दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में होता है, जिसे द्विदिशीय स्थानांतरण कहा जाता है। जिसे द्विदिशीय स्थानांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखो। पौधे में पदार्थों के परिवहन के लिए कितने पथ मतलब रास्ता, ब्रैकेट में कर लो रास्ता, कितने पथ पाए जाते हैं? आंसर लिखो। 2 स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। 2 स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? आंसर लिखो। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसके इसी बिलियन गुण के कारण लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक होती है। इसके इसी बिलियन गुण के कारण लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक होती है। लिख लिया?
लिख लिया? अगला प्रश्न लिखो। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? आंसर लिखो। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से निम्न प्रकार से भिन्न है। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से निम्न प्रकार से भिन्न है। पहला लिखो, श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियमित आकार की होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियमित आकार की होती है, जबकि लाल रक्त कोशिकाएं, जबकि लाल रक्त कोशिकाएं नियमित आकार की होती है। नियमित आकार की होती है। दूसरा लिखो, श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाओं में, जबकि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तीसरा लिखो, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या से बहुत कम होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या से बहुत कम होती है। हो गया? लिख लिया? अगला प्रश्न लिखो। एमिनो अम्ल के विखंडन से, एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। आंसर लिखो। अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न लिखो, रक्त पट्टी कानू का क्या महत्व है? रक्त पट्टी कानू का क्या महत्व है? रक्त पट्टी कानू का क्या महत्व है? आंसर लिखो, रक्त पट्टी कानू, रक्त पट्टी कानू रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। रक्त पट्टी कानू रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। हो गया। अगला प्रश्न, पौधे में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाता है? पौधे में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाता है? आंसर लिखो, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन। अगला प्रश्न, रच्छी कोशिकाएं कहां पाई जाती है? रच्छी कोशिकाएं कहां पाई जाती है? आंसर लिखो, पत्तियों में। पत्तियों में। अगला प्रश्न, धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। आंसर लिखो, धमनी शुद्ध रक्त को, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के, हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। सभी भागों तक ले जाती है। जबकि सीरा, जबकि सीरा अशुद्ध रक्त को, जबकि सीरा अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से, शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाती है। हृदय तक लाती है। दूसरा लिखो, धमनी की दीवार, धमनी की दीवार मोटी एवं कपाटहीन लचीली होती है। धमनी की दीवार मोटी एवं कपाटहीन, धमनी की दीवार मोटी एवं कपाटहीन लचीली होती है। लचीली होती है। जबकि सिरा की दीवार
जबकि सिरा की दीवार पतली और कपाट युक्त होती है। पतली और कपाट युक्त होती है। पतली और कपाट युक्त होती है। लिख लिया? अगला प्रश्न लिखो। रक्त के द्विगुण रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? आंसर लिखो। रक्त के परिवहन का एक चक्र का अर्थ होता है। रक्त के परिवहन का एक चक्र का अर्थ होता है हृदय में रक्त का भरना। हृदय में रक्त का भरना तथा फिर हृदय से रक्त का बाहर निकलना। रक्त का बाहर निकलना। इस प्रकार परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। 2 बार गुजरता है। इसे ही रक्त द्विगुण परिवहन कहा जाता है। इसे ही रक्त द्विगुण परिवहन कहा जाता है। और लिखावे, इतना याद करिएगा, कल सुनेंगे, बाकी अगला दिन। इसमें भी और है। चलो इतना याद करना बाकी।